स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कि जो हमारे पास एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टेबल कैसे होता है, यानी कि टूटता नहीं है। ठीक है, तो कौन सी फोर्सेस हैं जो इसको स्टेबल रखने में अहम होती हैं। तो स्टूडेंट्स, एटम का जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स को मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगी और प्रोटॉन्स को पी से रिप्रेजेंट करूंगी और न्यूक्लियस को कैपिटल एन से। और ये जो न्यूक्लियस होता है एटम का, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जब हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर। तो दैट मीन्स के जैसा कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करना चाहिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर रिपेल करना चाहिए एक प्रोटॉन को, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन्स हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक न्यूक्लियस में रहने के लिए। और हम ये देखते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इस रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर रही हैं। ठीक है, यानी कि वो ये पॉसिबल बना रही हैं कि ये जो सेम चार्जेस हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर स्टे करें। तो स्टूडेंट्स, वो हम फोर्सेस अब डिस्कस करेंगे कि उन फोर्सेस को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो फोर्स है ये इन न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में होती है, यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इन न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में होती है, यानी कि ये फोर्स एक न्यूक्लियॉन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में होगी। तो न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान में ये फोर्स मौजूद होती है। और स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, शॉर्ट रेंज से मुराद ये है कि इसकी जो रेंज है वो फेम्टोमीटर्स में होती है। ठीक है, फेम्टोमीटर से मुराद ये है कि 10⁻⁻15 मीटर में इसकी रेंज होती है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्गर होती है कोलम्बिक फोर्स के मुकाबले में। ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन जो हमारे पास कोलम्बिक फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान में। ठीक है, अब जो कोलम्बिक फोर्स एक प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान में होगी उसका क्या रोल होगा कि उस कोलम्बिक फोर्स की वजह से एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा। तो जब तक ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उस कोलम्बिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होगी तो ये प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन की मौजूदगी में न्यूक्लियस में नहीं रह पाएगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है कोलम्बिक फोर्स के मुकाबले में, ताकि ये उस कोलम्बिक फोर्स को ओवरकम करे और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन की मौजूदगी में न्यूक्लियस में स्टे कर पाए। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो कि दो प्रोटॉन्स के दरमियान में मौजूद होती है उनके मैसेस की वजह से। तो स्टूडेंट्स, सब इस तरह कहते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि दो प्रोटॉन्स के दरमियान में जो कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स होती है, ठीक है, वो कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दोनों प्रोटॉन्स के मैसेस की वजह से वो कितनी होती है। फिर हम डिफरेंस देखेंगे इन दोनों फोर्सेस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास कोलम्बिक को यहाँ पे मैं COUL से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं एक प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान में। तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है कूलम फोर्स का, F=K Q²/R²। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आगे हमारे पास चार्ज का स्क्वायर है जो कि हमारे पास एक प्रोटॉन पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर और फिर ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास R² से, जो कि हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻14
मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसका जो हमारे पास रेडियस होता है वो कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पे एक प्रोटॉन का दूसरे प्रोटॉन के दरमियान में जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, यानी कि हम न्यूक्लियस के साइज के मुताबिक इन दो प्रोटॉन्स के दरमियान में डिस्टेंस देख रहे हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो कोलम्बिक फोर्स आ रही है दो प्रोटॉन्स के दरमियान में वो आ रही है 2.3 न्यूटन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से ये तो हमने वो फोर्स देखी जो कि प्रोटॉन्स के चार्जेस की वजह से होती है, जो कि कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स है। अब दूसरी फोर्स हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इन दोनों प्रोटॉन्स के मैसेज की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स होगी इन दोनों के दरमियान, प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान। तो वो हमारे पास किस फॉर्मूले से आएगी, वो हमारे पास आएगी जी एम पी इंटू एम पी ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी हमें वैल्यू पता है जो कि होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और इसको आगे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैसेज से, तो प्रोटॉन के यहाँ पे मैसेज का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एमपी और एमपी है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और फिर आगे फर्दर हमारे पास डिवाइड हो रहा है आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर वही आ जाएगा 10⁻⁻14 मीटर का स्क्वायर होगा। तो इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो आ रही है 1.6 इंटू 10⁻⁻36 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स अब ये जो हमारे पास दो फोर्सेस आई हैं, ग्रेविटेशनल और दूसरे कोलम्बिक, इन दोनों का हम रेशियो लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है उनके दरमियान में इन दोनों में से कौन सी फोर्स का ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम एफ सी यानी कोलम्बिक फोर्स का रेशियो लें एफ जी से यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो हमारे पास आएगा 2.3 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻36 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो मेरे पास आ रहा है आंसर वो आ रहा है 1.43 इंटू 10⁻36। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि जो हमारे पास कोलम्बिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान में उससे 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है कोलम्बिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि एक प्रोटॉन को इस कोलम्बिक फोर्स की वजह से कितना अपना ऊपर पोटेंशियल फील होगा दूसरे प्रोटॉन्स की वजह से। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल जी हम ले लेते हैं 50। ठीक है, जी से मुराद ये है कि जो एटॉमिक नंबर है वो हम 50 ले रहे हैं, दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमारे पास 50 है एक न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियस में अब हम देखते हैं कि एक प्रोटॉन का या फिर प्रोटॉन के ऊपर कितनी एनर्जी या फिर कितना पोटेंशियल लग रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कि एक प्रोटॉन को इस न्यूक्लियस में रहने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि उसके ऊपर कितना पोटेंशियल लग रहा है इन बाकी 50 प्रोटॉन्स की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके लिए रिलेशन आता है वो आता है kZe² ओवर kZe² ओवर आर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो k है हमारे पास वही कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसी से जो कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में है 50। ठीक है, और साथ हमारे पास है ई यानी कि जो हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका आगे हो रहा है स्क्वायर और फिर डिवाइड हो रहा है हमारे पास आर से जो कि हमारे पास है 10⁻⁻14 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.15 जाउल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होनी चाहिए एक प्रोटॉन की, यानी कि इतना उसमें स्टेमिना होगा तो तभी वो एक न्यूक्लियस में रह पाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा जब एक पोटेंशियल लगेगा एक प्रोटॉन पे
ठीक है, दूसरे प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि कोलम्बिक फोर्स मौजूद है, रिपल्सिव फोर्स मौजूद है, तो ऐसे एक न्यूक्लियस को तो ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए। ठीक है, कि जब इतनी ज़्यादा फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लग रही हों, तो इन्हीं फोर्सेस, कोलम्बिक फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का करेक्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कि उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से कैसे जो प्रोटॉन्स हैं वो इजीली एक न्यूक्लियस के अंदर रह पाते हैं, हालांकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।